हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री से स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो उसको याद रखना। नालंदा महाविहार है, तो इसको याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे, गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा इसका करवाया गया था। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो इसको याद रखना। हर्षचंद्र द्वारा एक कविता लिखी गई थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हर्षचंद्र द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो इसको याद रखना। समुद्रगुप्त के विजयों पर प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख हैं, तो उनको याद रखना, जो चंपू शैली में लिखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस शैली में लिखी गई थी, चंपू शैली। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षचंद्र थे, तो इनको याद रखना। समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी कवि। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो इनको याद रखना। चंद्रगुप्त शिखंड को अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त शिखंड 375 ईस्वी से 475 ईस्वी के मध्य में दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्नों के रूप में अलंकृत किया गया था, तो इनको याद रखना। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, कालिदास, बेताल भट्ट, भररुचि, बारामीर। उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे ये सब, इनको याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बात कर लेते हैं। खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे, तो उनको याद रखना। विक्रमादित्य के दरबार के हिस्से थे, यानी चंद्रगुप्त शिखंड के दरबार के हिस्से थे। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो उनको याद रखना। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, तो उनको याद रखना। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त शिखंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, तो उनको याद रखना। ये एक शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, तो उनको याद रख। आगे बात कर लेते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो उनको याद रखना। विक्रम संवत हमारा 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत की बात करते हैं। विक्रम संवत की बात करते हैं, अत्यंत प्राचीन संबंध है। आगे बात कर लेते हैं। विक्रम संवत की बात करेंगे, विक्रमादित्य के समय में चला था। शक संवत की बात करेंगे, कनिष्क के शासन में चला था। हजारी संवत की बात करेंगे, मोहम्मद साहब के शासनकाल में यह चला था। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, तो उनको याद रखना। प्रभावती गुप्ता थी गुप्त शासन की प्रसिद्ध महिला शासक। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हमारा कुमारगुप्त द्वारा करवाया गया था 5वीं शताब्दी में। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को फिल इन द ब्लैंक आपको भरना के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको याद रखना। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया, तो उनको याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम को यह श्रेय दिया गया। आगे बात कर लेते हैं। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था, तो उनको याद रखना। चंद्रगुप्त
सिकंद से इनका संबंध था। आगे बात कर लेते हैं वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना है किस बेटी थी, तो इनको याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। आगे बात कर लेते हैं प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो इसको याद रखना ताम्रलिप्त, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं गुप्त शासकों के अधीन प्रशासक के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो इसको याद रखना एक प्रांत था इसका अर्थ। आगे बात कर लेते हैं गुप्त शासक के संदर्भ में विधि शब्द फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना संदर्भित करता है, तो इसको याद रखना प्रशासनिक इकाई है। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, तो इसको याद रखना श्रीगुप्त था। आगे बात कर लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या, पुष्यभूत वंश यानी वर्धन साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। प्रीवियस से क्वेश्चन उठाए हैं तो इनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। अगर आप लोअर पेसेस की तैयारी कर ले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, तो इनको याद रखना थानेश्वर था इनका पहला राजधानी हर्षवर्धन का। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, तो इनको याद रखना यह कन्नौज था। आगे बात कर लेते हैं हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे, तो इनको याद रखना पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। आगे बात कर लेते हैं वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो कौन सा स्थल था, तो इसको याद रखना प्रयाग था। प्रयाग वह स्थल था जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो इम्पोर्टेंट है, यह अमीन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना थानेश्वर था। आगे बात कर लेते हैं भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की बात करते हैं, इनकी जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, तो इसको याद रखना बाणभट्ट द्वारा यह रचित है हर्षचरित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना साम्राज्य के शासक थे, तो उनको याद रखना यह गौड़ साम्राज्य के शासक थे। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है शशांक किसका राजा था, तो हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया था। यह गौड़ राजवंश की स्थापना की थी, पूछा जा सकता है गौड़ राजवंश की स्थापना किसने किया था, शशांक द्वारा किया गया था। आगे बात कर लेते हैं बाणभट्ट ने राजा फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना की जीवनी लिखी थी, तो उसको याद रखना बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो इसको याद रखना हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित एवं कादम्बरी इनके द्वारा रचित पुस्तक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे बात कर लेते हैं हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि थे, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना द्वारा संस्कृत में रचित है, तो इसको याद रखना ये बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। आइए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, वो कौन सा नाम था? तो उसको याद रखना। समुद्रगुप्त से नहीं जाना जाता था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों ही नाम उसका रखा गया था। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी थे। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो इसको याद रखना आप सभी लोग, जो कि राजनीतिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था की प्रमाणिक पुस्तक है। आगे बात कर लेते हैं, मौर्य वंश की स्थापना की बात करते हैं तो चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इसको याद रखना। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, तो इसको याद रखना। जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अशोक के कौन कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसको याद रखना। सहबाजगढ़ी के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी सारनाथ, धौली, इन दोनों शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। सहबाजगढ़ी एक गांव ऐतिहासिक स्थल था, इसलिए यहाँ पर प्रयोग पे नहीं लाया गया ब्राह्मी लिपि, तो इसको याद रखना। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध था, तो इसको याद रखना। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग सहबाजगढ़ी में किया गया था, तो इसको याद रखना। सहबाजगढ़ी, मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्रयोग किया गया, ये दो अभिलेख हैं, तो इनको याद रखना। तक्षशिला अभिलेख की बात करेंगे, हारमैक लिपि में प्रयोग किया गया था। सरेकुना यानी कांधार में स्थित अभिलेख, इसके बारे में बात करेंगे तो यूनानी और अरमैक लिपि द्विभाषिक लिपि में यह प्रयोग किया गया, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था, तो इसको याद रखना। स्तंभ था इसका सर्वोत्तम प्रतिमान। मौर्य का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ होता था। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ था, तो इसको याद रखना। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थल के लिए स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो इसको याद रखना। हमारा कामरूप जो था अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं था। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक और गुर्जरा तक विस्तृत था, तो इसको याद रखना। कश्मीर पर भी अशोक का अधिकार था। कल्लड़ की राजतरंगड़ी एक रचना है, इसके अनुसार बात कर लेते हैं, यह श्रीनगर को बसाया था, तो इसको याद रखना। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र की अशोक के अधीन था। कामरूप असम का पुराना नाम था। या अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं था, तो इसको याद रखना। पूछा गया है कि अशोक के साम्राज्याधीन में कौन नहीं था, तो कामरूप नहीं था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बृहस्साची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो इसको याद रखना। ये मौर्य काल से संबंधित है, चकबंदी लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में अन्य फैक्ट देखते हैं। बृहस्साची स्तूप का निर्माण मौर्य काल में सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसको याद रखना। सांची का स्तूप की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, तो इसको याद रखना। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे ये। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ का भाष्य नामक टीका लिखी, तो इसको याद रखना। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है।
ये अयोध्या अभिलेख है जहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है। जिन्हें संपन्न कराने के लिए श्रेय किसको गया था? पतंजलि को गया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार पूछा गया। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण हमारे चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे, तो इसको याद रखना। अन्य फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया जाकर बस गए थे। ये यूची काबिले थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क माना जाता है, तो इसको याद रखना। पेशावर की बात कर लेते हैं, फिरोजपुर और मथुरा इसने अपनी राजधानी बसाया था, तो इसको याद रखना।